पिछले वाली क्लास में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का चैप्टर पूरा किया था। उसमें लास्ट में हम लोग टीओटी मॉडल देख रहे थे, टोल ऑपरेटर ट्रांसफर। और एक प्रक्रिया होती है, उसको मोनेटाइजेशन कहते हैं। मौद्रीकरण हिंदी में बोलेंगे उसे, इंग्लिश में मोनेटाइजेशन कहते हैं। और हमारी भारत भारत सरकार बहुत सारी जगहों पर लैंड मोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी है। सरकार के पास या मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट जिनके पास बहुत सारी जमीनें हैं, तो उन जमीनों को कैसे मतलब उनसे पैसा निकालें, उसको लैंड मोनेटाइजेशन बोला गया है। बड़े बड़े जो सरकारी उद्योग होते हैं उनके पास जमीन भी बहुत रहती है, वैल्यूएशन ज़्यादातर मशीनों का हो जाता है, जमीन का नहीं हो पाता है, कई बार ऐसे हो जाता है। तो हम जमीनों से भी पैसा मतलब ले सकते हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल हुई है इंडिया में। वो तो मैंने ह्यूमन में कहा था आपको, मोदिनोमिक्स। मतलब जो भी लोग आते हैं अपना अपना आइडियाज, इकोनॉमिक्स किसी का वो नहीं है कि आप कह सकते हो तो ज्ञान है, ये किसी पर ज्ञान, भक्ति और बहादुरी पर किसी का पर्सनल अधिकार नहीं हो सकता। उसको आप जितना अर्न करोगे उतनी आ जाएगी, भक्ति आप जितनी करोगे वो आपकी है, उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। उसमें विषमता नहीं होती है कि वो आपके एफर्ट से विषमता पैदा होती है कि आप कितनी भक्ति करते हो उस हिसाब से आपको मिलेगा, कोई नहीं करता तो उसको नहीं मिलेगा। इसमें आप ये तो नहीं कह सकते हो कि राज्य दोषी है, समाज दोषी है या फलाना दोषी है। आप जितना भगवान में ध्यान लगाओगे उस अनुसार आपको मिलेगा। बहादुरी में भी किसी बारी साइड की भूमिका नहीं है, वो तो आपके ऊपर है। तो इस तरह से, और ज्ञान है तो ज्ञानार्जन कोई भी कर सकता है किसी भी तरह से। ज्ञान के स्तर भी बहुत आयाम है उसके अलग अलग। स्कूली ज्ञान की बात मैं नहीं कर रहा, बहुत सारा ज्ञान होता है अनुभव वाला, और दूसरा दार्शनिक, पारमार्थिक, सांसारिक, कई तरह के ज्ञान के स्टेज है। तो सबका अपना अपना है। तो कोई भी व्यक्ति आता है सत्ता में, उसको लगता है कि हम ये वाली मॉडल को लागू करेंगे तो हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। तो सरकार ने सोचा कि हमारे पास बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। उस समय लगभग 75 राष्ट्रीय राजमार्गों को आइडेंटिफाई किया गया जो मतलब बेहतर हालत में थे, और उनकी मेंटेनेंस, ऑपरेशन, ये सारी चीज़ों के लिए हमने सोचा कि प्राइवेट कंपनी को दे देते हैं और उनसे एक पैसा ले लेते हैं शुरू में ही, एक अमाउंट बिडिंग वगैरह करा के एक अमाउंट ले लेते हैं। फिर 30 साल तक वो लोग चलाएंगे, अपना टोल वसूलेंगे। जब टाइम पूरा हो जाएगा तो जिस हालत में लिया था उस हालत में वापस लौटा देंगे। जैसे आप मकान लेते हो तो जो बड़े बड़े मकान होते हैं उनमें सब लिखा हुआ रहता है कितने एसी लगे हुए, कितने पंखे लगे हुए, मकान की क्या कंडीशन, उसी कंडीशन में वापस लौटाना है टेनेंट को। अगर 5 साल के लिए ले रखा है तो 5 साल बाद उसी रूप में मकान वापस होना चाहिए, नहीं तो सिक्योरिटी वगैरह रहती है वो जब्त हो जाती है, और इस तरह की बातें। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग जिस हालत में दिया गया वो वापस लौटाना है कंपनी को, और सरकार को जो पैसा आ जाता है उसको वो नई सड़क बनाने में लगा देगी, फिर उसको भी लीज पे दे देगी, फिर उससे पैसा आएगा, फिर उसको कहीं और लगाएंगे। इसको एसेट रिसाइकलिंग, एसेट का रिसाइकलिंग हो रहा है, और कैपिटल रिसाइकलिंग नाम से भी संबोधित करते हैं। ये इस तरह की चीजें थी। इससे पहले एचएएम पढ़ा था हम लोगों ने, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। हाइब्रिड शब्द का भी एक महत्व है, एन्युटी का एक महत्व है। हाइब्रिड सेंस में कि भारत का पारंपरिक ईपीसी मॉडल और एक बीओटी मॉडल जो आजकल चलता है उसके गुणों को मिला के ये मॉडल बना हुआ है, इसलिए हाइब्रिड शब्द आया हुआ है। और जो प्राइवेट कंपनियां होती है उनको सरकार वार्षिक भुगतान करती है, और वार्षिक भुगतानों को यहाँ पर एन्युटी कहा गया है। एनुअल शब्द से बना है, इसलिए एन्युटी बोला गया है। और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के साथ उसको जोड़ देते हैं। जो मैंने आपको लेंटर का एग्जाम्पल दे रहा था कि आप एक घर बनाने के लिए किसी बिल्डर को बात करते हो कि हम 1 करोड़ रुपये आपको देंगे और 4 फ्लोर बनाने हैं, तो एक एक फ्लोर के हिसाब से जैसे लेंटर डलता जाएगा आप उसको 25-25 लाख रुपए देते जाइए। टाइम बाउंड भी कर दिया आपने, एक टाइम बना दो, 6 महीने में देंगे, 3 महीने में देंगे, और 3 महीने में छत गिरनी चाहिए। ऐसे करके उसकी पेमेंट भी रिलीज हो जाएगी, प्रोजेक्ट भी डेवलप हो जाएगी, लापरवाही भी नहीं हो सकती है। और इस तरह से नहीं तो पता लगा कि बिल्डर को आपने पहले पेमेंट दे दिया, वो लेके रफू चक्कर हो गया, आपका मकान बना ही नहीं। अलग बात थोड़ी है, आपको लगता है नेशनल लेवल पे कुछ अलग होता है, अलग कुछ नहीं होता है। घर भी एक इकोनॉमी है, देश भी एक इकोनॉमी है, वर्ल्ड भी एक इकोनॉमी है, मुद्दे सबके सामने वही है। जैसे एक महिला के लिए बजट छोटा ही रहता है, उसको लगता है कि भाई उसके पति उसको इतना अमाउंट दे रहे हैं तो उसको घर चलाना है, उसमें वो मैनेजमेंट करेगी कि कैसे इसको हम कर सकते हैं। कोई काम वाली आ रही है तो क्या हम खुद ही नहीं कर सकते हैं क्या इसको, ऐसा कुछ करके वो सारी चीज़ों में दिमाग लगाकर काम करेगी। तो आप ये मत समझिएगा कि क्वालिटी खराब हो जाएगी। लागत कम होने का मतलब क्वालिटी खराब होना का अर्थ नहीं होता है, बहुत सारी जगह स्कोप होता है। आज हम भी अपने आप का अवलोकन करें तो हम अपने आप को कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं, आप खुद ही बताइए। आपने अपना कितना निचोड़ते हो अपने आप को, नहीं निचोड़ पाते हो, लापरवाह रहते हो। तो अगर आप अपने आप को ज़्यादा निचोड़ रहे हो तो कोई स्कोप तो बनेगा। एक आदमी 10 घंटे काम करता है, एक आदमी 12 घंटे काम करता है, एक आदमी को काम में आराम होता है। मैं अभी तो मेरी क्लासेस कमी रहती है इन दिनों, बाकी एक दौर था जब मैं दिन में 10 घंटे क्लास लेता था मिनिमम। और लास्ट वाली क्लास में मेरी हालत आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर थके हुए हैं, मैं ज़्यादा फ्रेश होता था लास्ट वाली क्लास में, क्योंकि मुझे अपने काम में अच्छा लगता था। जिसको अपना काम अच्छा लगता है वो थकेगा क्यों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं 10वें घंटे में पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी क्वालिटी खराब हो रही है, ये हम नहीं कह सकते, राइट। तो इस तरह के सीधे संबंध नहीं बन पाते हैं। तो आपको हमेशा सकारात्मक सोच रखते हुए ये बात सोचनी चाहिए कि बहुत सारी जगहों पर ऐसे स्कोप रहते हैं, अनावश्यक खर्चे होते रहते हैं, मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होती है। तो आप ध्यान रखोगे तो कम खर्चे में भी काम बढ़िया हो जाता है। और ये खासियत तनाव किसके ऊपर रहता है, प्राइवेट सेक्टर पे। पब्लिक सेक्टर को आप पकड़ सकते हो क्या, आप ऐसे कह सकते हो कि ये पब्लिक सेक्टर है, वो फैला हुआ है। मतलब पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों में नजर आता है, अधिकारियों में नजर आता है, डिपार्टमेंट्स में नजर आता है, मंत्रालयों में नजर आता है, और उसकी फैलाव है। उसमें एक आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग हैं। फिर आप उनको जॉब की सिक्योरिटी देते हो, परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब नहीं है। आज स्कूलों के अंदर टीचर्स या कॉलेजेस में प्रोफेसर, इनकी परफॉर्मेंस के अनुसार सैलरी नहीं है। आप स्टाफ रूम में जाके कैरम खेल रहे हो या और भी कोई गॉसिपिंग कर रहे हो और बच्चे क्लास में वेट कर रहे हैं, तो अब इसको क्या करें, मतलब इस पे केस भी चलाएं तो कैसे चलाएं। और कोर्ट्स में कितना टाइम लग जाता है, और डिपार्टमेंट इंक्वायरी करते करते ही परेशान हो जाते हैं। फिर वो कर्मचारी, उसके खिलाफ एक्शन होता है, उसको कोर्ट में ले जाता है, फिर वो प्रूव नहीं कर पाते हैं, फाइनली वो रिस्टोर हो जाता है। ज़्यादातर केसेज में जो कर्मचारी सस्पेंड होते हैं वो वापस बहाल हो जाते हैं, और जब तक वो सस्पेंडेड रहते हैं आधी सैलरी मिलती है। उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है, फिर सस्पेंड होने के पीरियड के अंदर कोई बिजनेस करेंगे और आधा तो गवर्नमेंट से आएगा। हमारे यहाँ रिकॉल सिस्टम है क्या, भारतीय राजनीति आप पढ़ रहे होंगे कि एक बार जो चुन के भेज दिया उनको आप वापस बुला सकते हो। वापस बुलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिकॉल। अब मुझे इतना याद नहीं है भाई, लेकिन किसी किसी कंट्रीज में है ऐसा, तो उनको वापस भी बुला सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है। तो 5 साल के लिए तो फ्री हो गए ना, आप उनका 5 साल से पहले क्या बिगाड़ सकते हो, तो वो तो आजाद हो गए, फिर उनको जैसा करना वैसा करेंगे।
तो पब्लिक सेक्टर की जवाबदेही मतलब इस तरह से नहीं बन पाती है, तो लापरवाही होती है और उसमें नाजायज रूप से खर्चे हमारे बढ़ते रहते हैं। एक बार छोटा था मैं, मेरे फादर मेरे को भिलवाड़ा स्टेशन पे ले गए। मुझे ट्रेन देखने का बड़ा शौक था, मतलब ट्रेनें मुझे अच्छी लगती थी। तो एक बार मेरे को, अब छोटे से गाँव से थे और सिटी में कभी कभी जा पाते थे, तो मेरे को ले गए स्टेशन पे। तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक इंजन खड़ा था, वो चालू हालत में था और वो देर से चल रहा था। तो मैंने मेरे फादर से सवाल किया कि ये इंजन चल क्यों रहा है, मतलब कोई ट्रेन भी नहीं लगा हुआ है, ये खाली क्यों पड़ा हुआ है और खड़े खड़े क्यों चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये चलते चलते ही रहते हैं, बहुत सारे इंजन भारत के अंदर रेलवे में चलते ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम है कि एक बार बंद हो जाएंगे तो फिर चालू नहीं होंगे। उन्होंने मुझे उसमें बताया कि एक बार इनको बंद कर दिया तो स्टार्ट नहीं हो पाएंगे, तो इनको चालू ही छोड़ देते हैं। इसको क्या हम एफिशिएंसी कहते हैं। तो आप इस बात को समझो कि कई सारी चीज़ों में जो आप खुद आप शादी करते हो, घर में सब इंतजाम करते हो, आपके खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, लोग नाराज भी होते हैं, काम भी सही नहीं होता है। लेकिन वही कैटरिंग वाले को काम देते हो तो कई बार कम पैसे में काम हो जाता है और वो बढ़िया कर देता है। वो कैसे उसी काम को कम पैसे में कर देता है, यही बात है, और क्वालिटी भी मेंटेन रखता है। तो इस तरह की बातें थी। ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है और निवेश मॉडल नाम से एक अन्य अध्याय की तरफ हम जाएंगे, तो आप हेडिंग लगा दें। हाँ, टेस्ट नहीं होते हैं तो आप, मैं बोल देता हूँ टेस्ट के लिए। अच्छा, तो मतलब मेरे विषय में ऐसा हो रहा है या मतलब अच्छा, टेस्ट तो मुझे लगता है मतलब होते रहते हैं। मेंस का नहीं, एक तो अभी करवाया तो था, मेरे को भेजा था उन्होंने कि सर इसको आप पढ़ लो। एक मैं बात कर लेता हूँ, आपको मुझे इतने दिन पहले बता देते तो फिर बीच में नहीं। एक टेस्ट तो मेरे को भेजा था इन्होंने कि सर ये आप देख लो कैसा है, मैंने ओके करके भेज दिया, तो वो टेस्ट नहीं हुआ आपका कोई भी। अच्छा, तो आपके जो यहाँ पे प्रबंधक हैं उनको आप बोलो, जो भी मैनेज करते हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से तो बोलूंगा टेस्ट के। चलो मैं बात करता हूँ मतलब पॉजिटिवली, लेकिन हमारे तो जहाँ तक हम बात कर सकते हैं वहीं तक कर पाएंगे ना, मतलब मुझे तो इन्हीं की टीम को बोलना पड़ेगा जो लोग मेरे को यहाँ मिलते हैं। और बाकी आप देख लीजिएगा, मतलब एक टेस्ट तो फाइनल हुआ था, वो किसी कारण से नहीं भी हुआ, तो क्लास का दबाव होगा क्योंकि शनिवार वगैरह क्लास होती है ना, तो फिर संडे। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, है ना। आप ये नया अध्याय लिख लें। तो ये टॉपिक की प्रस्तावना हम ऐसे शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो निवेश एक उत्पादक खर्च होता है, ये जो लैंग्वेज है मतलब ये वाली, ये इसके बाद का विस्तार है इसका। जैसे तो ये एक ही सेंटेंस काफी है, इसी सेंटेंस से ये निकल रहे हैं। जैसे आप उत्पादक खर्च होता है, यहाँ पे खर्च एक शब्द है और उसके आगे विशेषण क्या लगा हुआ है, उत्पादक। खर्च उत्पादक भी हो सकता है, अनुत्पादक भी हो सकता है। क्या सारे खर्चे इकोनॉमी के अंदर उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं? नहीं। उपभोग, जैसे कि उपभोग उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ाता है, इस सेंस में वो अनुत्पादक है। इस सेंस में संदर्भ क्या बता रहा हूँ मैं, उस पर ध्यान दें। आर्ग्यूमेंट का कोई स्कोप नहीं है, नहीं सर एक तरह से पैसा दूसरी तरह से वैसा नहीं होता है। उत्पादन क्षमता एक प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है, उसमें उपभोग की कोई भूमिका नहीं है। तो निवेश एक उत्पादक खर्चा है। खर्च जितने भी होते हैं वो क्या पैदा करते हैं, मांग पैदा करते हैं।
तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, निवेश एक उत्पादक खर्च होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा स्कोप कहाँ मिल पाता है, तभी तो अरुणा रोही जी ने और इन्होंने मतलब अपना पद छोड़ के फिर खुल के मतलब समाज के लिए काम किया, बंधन नहीं कुछ भी, ऑफिस का बंधन, उसका बंधन, दूसरे की जिम्मेदारी, हम समाज के लिए क्या कर पाएंगे वहाँ पे। ज्यादा अच्छा आप शिक्षक बन जाओ, चलो शिक्षा से भी बहुत अच्छा कर सकते हो, और बहुत ज्यादा जगह जगह घूमने, और चलो शिक्षा से भी बहुत अच्छा कर सकते हो, और बहुत ज्यादा जगह जगह घूमने और अपने आप को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पे आप काम करो वहीं अच्छे से कर लो, सब हो जाएगा अपने आप। शिक्षा मतलब बहुत अच्छी चीज है, तो वो भी है। तो वो अगर आप स्कूल के बनते हो, स्कूल के टीचर बहुत बढ़िया होते हैं, तो लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता वैसा नहीं होता है। उत्पादन क्षमता एक प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है, उसमें उपभोग की कोई भूमिका नहीं है। तो निवेश एक उत्पादक खर्चा है, खर्च जितने भी होते हैं वो क्या पैदा करते हैं, मांग पैदा करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, निवेश एक उत्पादक खर्च होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा स्कोप कहाँ मिल पाता है, तभी तो अरुणा रोही जी ने और इन्होंने मतलब अपना पद छोड़ के फिर खुल के मतलब समाज के लिए काम किया, बंधन नहीं कुछ भी, ऑफिस का बंधन, उसका बंधन, दूसरे की जिम्मेदारी, हम समाज के लिए क्या कर पाएंगे वहाँ पे। ज्यादा अच्छा आप शिक्षक बन जाओ, चलो शिक्षा से भी बहुत अच्छा कर सकते हो, और बहुत ज्यादा जगह जगह घूमने और अपने आप को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पे आप काम करो वहीं अच्छे से कर लो, सब हो जाएगा अपने आप। शिक्षा मतलब बहुत अच्छी चीज है, तो वो भी है। तो वो अगर आप स्कूल के बनते हो, स्कूल के टीचर बहुत बढ़िया होते हैं, मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका अच्छा भविष्य निर्माण कर सकते हैं। तो वहाँ अगर आपका कोई नौकरी लग रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये है कि इस तरह की कोचिंग वोचिंग में अच्छा नहीं है इस तरह का, हम लोग तो अपना जैसे तैसे पार कर ले रहे हैं, तो नहीं कर पाओगे आप, इस प्रेशर को नहीं झेल पाओगे, तो इसलिए इसमें तो आने की सोचना भी नहीं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इतना समझ आ रहा है कि एक निवेश जब भी हम करते हैं तो उसके वो उत्पादन क्षमता बढ़ा देता है, और उत्पादन क्षमता मिस मतलब खाली नहीं रहनी चाहिए, इकोनॉमी के अच्छे काम के लिए उत्पादन क्षमता खाली नहीं रहनी चाहिए, तो उसका इस्तेमाल करने के लिए फिर एक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, और ऐसा ही चलता ही रहेगा, मतलब निवेश 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 के पीछे फिर निवेश निवेश, ऐसे करके निवेश बने रहना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर लिखी गई कि इस मॉडल के अनुसार यदि ग्रोथ रेट को निरंतर किसी स्तर पर बनाए रखना है, तो निवेश का कोई भी स्तर जो आप अभी तक चला रहे हो वो बना रहना चाहिए, यानी अगले साल भी उतना निवेश होना चाहिए, फिर उसके अगले साल भी होना चाहिए। वो तो तब है जब आपको एक लेवल पे रहना है, जब लेवल को आगे बढ़ाना है तो निवेश के स्तर को भी फिर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, फिर आप चेंज करें, बढ़ाना पड़ेगा, फिर आप होना चाहिए, फिर उसके अगले साल भी होना चाहिए। वो तो तब है जब आपको एक लेवल पे यानी रखना है, तो निवेश का कोई भी स्तर जो आप अभी तक चला रहे हो वो बना रहना चाहिए, यानी अगले साल भी उतना निवेश होना चाहिए, फिर उसके अगले साल भी होना चाहिए। वो तो तब है जब आपको एक लेवल पे रहना है, जब लेवल को आगे बढ़ाना है तो निवेश के स्तर को भी फिर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, फिर आप चेंज करें। चूंकि निवेश के लिए संसाधन मुख्य रूप से संसाधन मुख्य रूप से ऐसे लिखिए बचतों बचतों से उपलब्ध होते हैं, बचतों से उपलब्ध होते हैं, इसलिए इस मॉडल में ग्रोथ रेट के निर्धारण में ग्रोथ रेट के निर्धारण में निम्न प्रकार बचतों ग्रोथ रेट के निर्धारण में संसाधन मुख्य रूप से संसाधन मुख्य रूप से ऐसे लिखिए बचतों से उपलब्ध होते हैं, बचतों से उपलब्ध होते हैं, इसलिए इस मॉडल में ग्रोथ रेट के निर्धारण में बचतों से उपलब्ध होते हैं, ऐसे लिखिए बचतों से उपलब्ध होते हैं, बचतों से उपलब्ध होते हैं, इसलिए इस मॉडल में ग्रोथ रेट के निर्धारण में ग्रोथ रेट के निर्धारण में निम्न प्रकार बचतों को मुख्य स्थान दिया गया है। ग्रोथ रेट के निर्धारण में निम्न प्रकार बचतों को मुख्य स्थान दिया गया है। निम्न प्रकार बचतों को मुख्य स्थान दिया गया, डैश लगाइए और एक सूत्र लिखिए, जी इज इक्वल टू एस अपॉन सी आर। जी छोटा लिखना है, एस कैपिटल में, सी कैपिटल में और आर स्मॉल लेटर है।
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बचत किधर है, और वो जीडीपी के परसेंट के रूप में रहती है, और सीआर लिखें, कैपिटल आउटपुट रेशियो। पूंजी निर्गत अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसे समझ लेंगे हम लोग। आप पहले इसे देखो, इसे ये ग्रोथ रेट है ना, तो इसका इसके साथ सीधा संबंध वैसे समझ आ रहा होगा आपको कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा ना, इसकी कोई वैल्यू कहीं पर भी है, इसके साथ इसका सीधा संबंध है। और इसको थोड़ा अलग कर लो इधर, मतलब इसको साइड में कर लो तो 1/CR बन जाएगा। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप लिखना मत, G इज इक्वल टू एस इंटू, तो इसका इसके साथ सीधा संबंध, इसका उल्टा संबंध, रेसिप्रोकल बन रहा है ना। 1/CR बढ़ेगा तो ये डाउन हो जाएगा ग्रोथ, सीआर का स्तर बढ़ेगा तो ये डाउन हो जाएगा। जैसे थोड़ी देर के लिए वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, आपको वैसे दिक्कत आ रही है तो इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, 20% पे मान लेते हैं, ये 20 है, और इसकी वैल्यू 4 है, सपोज सीआर की वैल्यू 4 है, तो 5% ग्रोथ आएगी, है ना। फिर मैं इसको 4 की जगह 5 कर दूँ, ग्रोथ और डाउन होगी कि नहीं होगी, 4 रह जाएगी, ग्रोथ 4 रह जाएगी अगर मैंने उसको 5 कर दिया। तो इसके साथ इसका उल्टा संबंध दिख रहा है, और सेविंग के साथ इसका सीधा संबंध दिख रहा है। और इन्वेस्टमेंट जो होता है तो आप करोगे कैसे, निवेश, ये मॉडल काफी मान्यताओं वाला है, बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल है, और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में इसको इसकी 3-4 वेराइटीज होती है। और मुझे ध्यान नहीं कि मैं जब इसको ऑप्शनल पढ़ाता था तब एक साउथ इंडिया से एक लड़की स्पेशली इस मॉडल को पढ़ने के लिए आई यहाँ पे मेरी क्लास में, वो इसलिए आई कि वो मॉडल मेरी क्लास के अंदर होता था, और वो स्पेशली आई इस चीज़ के लिए कि मेरे को ये मॉडल समझना है। तो ये मॉडल, लेकिन मैंने सोचा ये सवाल जो यूपीएससी के हैं और निवेश मॉडल उन्होंने दे रखा है, तो इसकी सरल वर्जन मैंने तैयार करी कि ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मोस्ट सिंपलिस्टिक वे में कैसे दिया जा सकता है। और आप पुराने पेपर उठा के देखोगे, आपको तुरंत समझ में आएगा कि इसी मॉडल से पूछ रहा है। अब आपको मॉडल पता आज लग जाएगा, आप पुराने पेपर देख लेना, 1 सेकंड से भी छोटे हिस्से में आप समझ जाओगे कि सवाल कैसे सोल्व होगा। जैसे कि एक सवाल आया था, क्या ये कहा जा सकता है कि ग्रोथ रेट के निर्धारण में बचतों की निर्णायक भूमिका होती है, निर्णायक दिख रहा है। और ये जो वैल्यू है ना, इसकी मैं बताऊंगा आपको, ये बहुत धीरे धीरे बदलता है, इस पर आप कुछ नहीं कर सकते 1-2-4 साल के पीरियड में, ये अभी मैं समझाऊंगा आपको, आप इस पर काम कर सकते हो। अगर आपको ग्रोथ रेट बढ़ानी है तो सेविंग रेट बढ़ानी पड़ेगी। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा, पीटी की क्लास याद करो, आपको मैंने एक डायग्राम बनाया था जिसमें यहाँ सेविंग था, फिर इन्वेस्टमेंट था, फिर कैपिटल फॉर्मेशन था, फिर प्रोडक्टिविटी थी, फिर इनकम थी, फिर आप हटा दो इसको, ये ध्वस्त हो जाएगा आपका। एक एक चीज आप बताओ कि कंजप्शन की जो मांग होती है, अगर आपकी जितनी इनकम है उतना ही आप कंजप्शन कर जाते हो, तो देश में उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ेगी। आप कॉमन सेंस से भी सोचो इस बात को, जो इनकम है उसका एक पार्ट आपको बचाना पड़ेगा। भारत में ज्यादातर किसान जीवन निर्वाह कृषि करते हैं, आपने पढ़ा होगा, जीवन निर्वाह कृषि, छोटे छोटे खेत, सीमांत लघु कृषक, उनका उत्पादन जितना होता है सारा उनके घर में खत्म हो जाता है, उपभोग में इनमें खत्म हो जाता है, वो कुछ नहीं बचा पाते हैं। तो वैसे के वैसे ही है। अच्छा, उनके यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन में ये भी तो आप शामिल कर सकते हो, नया खेत खरीदा उसने तो कैपिटल फॉर्मेशन हुआ ना, जीएफसीए प्रकार का, उसके लिए खुद के लिए। देश में तो फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि देश में तो किसी की जमीन खरीद के आप ले रहे हो, इससे देश के जीएफसीए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश के जीएफसीए पे फर्क पड़ेगा जब आप खराब जमीन को सही कर दोगे। इसको कहते हैं लैंड रिक्लेमेशन, गूगल में पढ़ा होगा, लैंड को रिक्लेम करना। नई जमीन थोड़ी ला सकते हो आप, जो है वही तो है, लेकिन जो जमीन खराब है और वो कल्टीवेशन में यूज नहीं हो रही अब तक, और आप उसको सही कर देते हो, तो लैंड इंप्रूवमेंट किसमें आ जाता है, जीएफसीएफ में शामिल हो जाता है। ऐसे ने 2008 की जो किताब है 723 पेज की, उसमें से बता रहा हूँ आपको, ये संदर्भ आपको देखना हो तो आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत मुश्किल है वो। लैंड इंप्रूवमेंट भी किसमें आता है, जीएफसीएफ। तो लेकिन आपका पर्सनल तो चेंज हो रहा है ना, मतलब आपने किसी की जमीन खरीद ली तो आपकी खुद की जीएफसीएफ तो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे समझो आप इसे। तो ये किसान उतना ही कमा रहा है जितना उसको घर का खर्चा है, तो कैसे काम करेगा, ट्यूबवेल कैसे खुदवाएगा। तभी हमने किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर खेती के क्षेत्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा ऋण देने की व्यवस्थाओं को शुरू किया, क्योंकि उसके खुद के पास बचत नहीं है। चलो आप ऐसा करके बैंक में कर तो दोगे, लेकिन समग्र देशीय स्तर पे बिना बचत के कैसे बढ़ सकते हो आप, देश के लिए तो बचत किसी न किसी को करनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों निवेश एक अलग तरीके की मांग है, और इसको फाइनेंस मिलेगा, इसके संसाधन कहां से जनरेट होंगे, बचतों से। जितनी ज्यादा बचत उतना निवेश कर सकते, जितना ज्यादा निवेश उतना कैपिटल फॉर्मेशन, जितना ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन उतनी उत्पादकता, जितनी उत्पादकता उतनी इनकम, उतनी ग्रोथ। तो ये मॉडल और यूपीएससी मेंस में आया हुआ है। क्या आपके अनुसार बचत की दर ग्रोथ रेट को निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका रखती है, तो आपको वहाँ पे हाँ बोलना था, और फिर उसको समझाना था, जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, तो संक्षेप में बताना था। अब हमारा पहला काम क्या है कि इसको समझेंगे हम, ये सीआर जो आया हुआ है इसको समझना पड़ेगा, बाकी तो आप वाकिफ हैं सबसे। तो आप एक नोट लगाइए इसके नीचे, नोट में लिखिए पूंजी निर्गत अनुपात। पूंजी ने बीच में ये डैश जैसा लगा देना, पूंजी निर्गत अनुपात, पूंजी की उत्पादकता, पूंजी की उत्पादकता या उसकी कुशलता, या उसकी कुशलता को प्रदर्शित करने वाला, पूंजी की उत्पादकता या उसकी कुशलता, या उसकी कुशलता को प्रदर्शित करने वाला एक महत्वपूर्ण
सूचक होता है, एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। इसका सूत्र निम्न प्रकार होता है। देश लगाकर यानी कि सी अपॉन वाई, देखिए यहाँ पे पूंजी की कुल मात्रा जीडीपी की मात्रा, कुल मिला के उत्पादन है। ये पूंजी या मशीनें, उपकरण, पशु वगैरह है, तो वो सब यहाँ आ रहे हैं। और ये उत्पादन कितना हो रहा है, वो यूनिट्स आ रहे हैं नीचे की तरफ, मतलब वाई के फॉर्मेट में। मैंने आपको 536 मिलियन समथिंग पशु बताए थे, है ना। वो पशु को मानो तो यहाँ पर है, और वो कितने लीटर दूध पैदा कर रहे हैं वो नीचे है। जितने पशु की मिलियंस में संख्या, उतना मिलियन लीटर दूध नहीं होता हमारे यहाँ। तो कहने का मतलब उत्पादन की एक औसत यूनिट के ऊपर ज्यादा पशु आवंटित है। मान लो जैसे ऐसे एक एग्जाम्पल में कि मशीनें वगैरह ये उत्पादन की मात्रा की तुलना में चौगुना है। और मशीनें वैसे भी क्या होती है, मतलब धीरे धीरे तो उत्पादन करती है, कई साल चलती है तो धीरे धीरे करती है, और उनकी अपनी वैल्यू ज्यादा रहती है। तो मशीनों की संख्या को ऊपर रखा जाता है और उत्पादन की मात्राओं को नीचे रखा जाता है। फिर एक औसत रूप में वैल्यू आती है। जैसे मान लीजिए 4 आ गई, इसको काटा आपने, जैसे ये तो नंबर्स में होगा जो भी वैल्यू रखोगे, आपको अपनी नोटबुक में कुछ नहीं करना है। इसमें इसका भाग लगा रहे हो, तो यहाँ तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर जो आएगा जैसे 4 आ गया, तो औसत रूप में एक उत्पादन की मात्रा पे 4 मशीनें हैं, यानी कि 4 मशीनें एक यूनिट पैदा कर रही है। अपनी लाइफ टाइम में हो सकता है कितनी करेगी आप, लेकिन एक जीडीपी तो साल भर का होता है ना। और यहाँ पर मशीनों की संख्या टोटल है सी। एक बार आपको पीटी में भी मैंने ऐसा ही कुछ पढ़ाया था, लेकिन वहां पर सी नहीं था, डेल सी था, डेल सी अपॉन डेल वाई। मिलते जुलते ही हैं ये पढ़ा था आपने वहाँ पे, डेल सी अपॉन डेल। तो ये चेंज होता है एक साल में जीडीपी। यहाँ पे हमने क्या लिखा, जीडीपी की मात्रा, यहाँ बदलाव थोड़ी लिखा, परिवर्तन थोड़ी लिखा। आप अपना नोट्स देखिए पीटी का, यहाँ पे चेंज लिखा हुआ होगा। यहाँ चेंज नहीं आ रहा है, बस इतना ही फर्क है। दोनों अनुपात एक ही जाति के हैं, एक ही संदेश देते हैं। एक में क्या होता है, एक साल में कितना बदलाव ये देख कर निकाला जाता है, और ये वाले में क्या निकाला जाता है, टोटल बदलाव नहीं देखा जाता है। हमारे भारत में टोटल मिला के आज की तारीख में कितनी मशीनें, उपकरण, भवन, ये सब है, वो लिखे जाएंगे, नहीं कि चेंज। और जीडीपी में कितना चेंज हुआ वो नहीं, टोटल जीडीपी कितनी है वो, फिर इसको निकाला जाता है। यही फर्क है दोनों में। उसको आई कोर कहते हैं, इसमें आई हट जाता है, ये सीओआर जैसा है, कैपिटल आउटपुट रेशियो, इतना ही फर्क है। फिर एक आप चेंज करें, देखिए यदि किसी मामले में यह है अनुपात, ऐसे लिखिए 4:1, क्योंकि इसके नीचे ये तो एक ही रहेगा, ऐसे 4:1 पाया जाता है, तो ये कहा जा सकता है कि औसत रूप में पूंजी की 4 इकाइयां, जीडीपी की एक इकाई को उत्पादित करती है। पूर्ण विराम लगे। इसके आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि पूंजी की एक इकाई को जीडीपी की एक इकाई को उत्पादित करती है। पूर्ण विराम लगे। इसके आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि पूंजी की औसत एक इकाई की उत्पादकता जीडीपी की, चलिए 1/4 इकाई है। पूर्ण विराम लगाइए, फिर चेंज करिए। यह अनुपात जितना अधिक होता है, होता है, उतनी ही कम पूंजी की उत्पादकता होगी, पूर्ण विराम लगाइए, आगे लिखिए इसी प्रकार, कोमा लगाइए। यह अनुपात जितना कम होगा
जितना कम होगा उतनी ही अधिक पूंजी की उत्पादकता होगी। इनको आप ऐसे फिट कर लेना अपने दिमाग में। अच्छा, ये सूत्र वहाँ नहीं लिखने हैं मेंस में। ऐसा कोई सवाल मेरे को नहीं लगता है कि पूछेंगे वहाँ जहाँ आपको सूत्र लिखना पड़ जाएगा। ये आपको समझ बढ़ाने के लिए है। आप लेखन कब कर पाओगे? जब आप समझ रहे होगे अंदर से, फिर अपने हिसाब से उसको लिखोगे वहाँ पे। हाँ, ये सवाल आ सकता है, पूंजी निर्गत अनुपात क्या होता है? एक देश की ग्रोथ को ये कैसे प्रभावित करता है? क्या आपके अनुसार भारत का पूंजी निर्गत अनुपात उच्च स्तर पर है, तो इसे कैसे कम किया जा सकता है? आना ही है, आज नहीं तो कल। आप सवालों इनको आप ऐसे फिट कर लेना अपने दिमाग में। अच्छा, ये इनको आप ऐसे जितना कम होगा उतनी ही अधिक पूंजी की उत्पादकता होगी। हर चैप्टर क्या, तो मैंने कुछ बना के फिर छोड़ दिया उस चीज़ को, ताकि आप खुद भी समझो कि कैसे सवाल बनते हैं। जो मैंने बनाए थे वो आपके सामने बनाए, जैसे कि गरीबी पढ़ाई तो अमर्त्य सेन का कॉन्सेप्ट है, तो उस पर सवाल कैसे बनेगा, इस तरह से। मान लो एमएसपी का चैप्टर है, तो ए टू प्लस एफ एल क्या है, इसको लेकर विवाद क्या है, तो आप बता सकते हो, मतलब सवाल बना सकते हो आप चाहो तो। और एमएसपी के सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव बताइए, एमएसपी से क्रॉपिंग पैटर्न पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो आप बता सकते हैं। मैंने लिखा रखा है एक जगह पे गेहूँ चावल और उसकी तरफ ज़्यादा मतलब क्रॉपिंग पैटर्न घुमा, मोटा अनाज वगैरह, जबकि उपभोग की दृष्टि से उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस होना चाहिए। फिर मैंने एक फिगर भी बोला था कि हरित क्रांति के आसपास 40 मिलियन हेक्टेयर में मोटा अनाज हो रहा था, अब आज की तारीख में 15 मिलियन हेक्टेयर में मोटा अनाज हो रहा है। बोला था ना, तो आपने सुन के अगर दूसरे कान से निकाल दिया तो वो आपकी बात है ना। सब्सिडियों का टॉपिक, डब्ल्यूटीओ को लेकर क्या डिस्प्यूट है, कौन सा एरिया छोड़ दिया, मतलब 9 8 9 जो भी सवाल आएंगे 6 तो आप इन्हीं नोट से कर लोगे, बल्कि सारे कर सकते हो वैसे तो, लेकिन 2 4 ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगेगा कि वो सवाल पता नहीं कहाँ से आया, आपने कैसे, ऐसा नहीं लगेगा। आराम से कर सकते हो आप। और मेंस को ध्यान से पढ़ रहे हो और प्रीलिम्स में भी ध्यान दिया और न्यूज़पेपर साथ में चलाया, तो इकोनॉमिक्स को तो आप ताले में बंद करके भूल जाओ, जैसे हम लॉकर में रख के भूल जाते हैं कि अब इससे तो हमारा ही है। और ये जो लेखन अभ्यास आप कर रहे हो यहाँ पर, कहीं कोमा कहीं पर क्या कैसे प्रस्तावना, जो सेटिंग बन रही है क्लास में, ये एक कला है। ये कला हर विषय में होती है, तो अगर इसमें सीख गए तो सब जगह भी काम आ जाएगी आपको। कंटेंट ही तो बदलना है। आपको मैंने सिखा दिया कि प्रस्तावना संदर्भ को लेकर बनता है। आज अगर हम कहें कि एमएसपी क्या है, किसानों के लिए इसकी क्या भूमिका है, सवाल है, तो आप सीधा एमएसपी से मत लिखो। हालांकि सवाल ये कह रहा है कि एमएसपी क्या, लिखोगे तो भी बुरा तो नहीं है। बुरा नहीं है कि अलग बात है, अच्छा क्या है वो भी तो देखना है। खराब लेखन नहीं है, लेकिन अच्छा भी तो नहीं है, तो नंबर कैसे आएंगे आपके? तो आप उसका संदर्भ पकड़ो कि एमएसपी का कोई भी बात किस संदर्भ में होती है, तो आप वो संदर्भ की प्रस्तावना बनाओ कि भारत में किसानों के मोटिवेशन, प्रेरणा को बनाए रखने, या यूँ लिख सकते हो कृषि उत्पादकता को बनाए रखने के लिए अन्य बातों के अलावा, ये लिखना वो सीख लो, अन्य बातों के अलावा। इसमें इतना बड़ा लेखन है ये कि आप निरपेक्ष लेखन वाले नहीं लगोगे कि अरे एक ही बात कैसे कह रहा है लड़का, तो आपने कह दिया अन्य बातों के अलावा। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, यहाँ से शुरू करो इस संदर्भ में। फिर वहां पर लिखो वापस पूर्ण विराम लगा के, इस संदर्भ में एमएसपी की महत्वपूर्ण भूमिका भारत में देखने को मिलती है। फिर उसके बाद लिखो एमएसपी क्या है, फिर लिखो एमएसपी क्या है, फिर बताओ अगले पार्ट में किसानों के लिए इसकी भूमिका क्या है। तो आप उनको बाजार के उच्चावचन जो होते हैं, उच्चावचन का मतलब ये उतार चढ़ाव, तो फिर उसमें ये भी कहानी लिखो कि भारत के में किसान अमेरिकन जैसे नहीं है, छोटे छोटे हैं। उन देखो, अगर मैं आज मैं मेरे गांव में भी खेती है और सही बात है खेती है, लेकिन मैं आज दिन तक अपने बटाईदार को ये नहीं पूछता भाई क्या हुआ क्या हुआ, क्या फसल क्या हुई, ये भी नहीं मालूम है मुझे। और उसमें कितना नुकसान आ रहा है, मुझे दे रहे नहीं दे रहे हैं, मेरे ध्यान ही नहीं है मेरा उस चीज के ऊपर। मेरा ध्यान सिर्फ इस बात पे है कि हमारे माता पिता के खेत हैं, उनकी सुरक्षा हो रही है, बस। अगला आदमी किसी भी बहाने से संभाल रहा है उनको, मेरा मकसद यहाँ पे पूरा हो रहा है। इसमें मेरा बात ही नहीं करता इस मैटर को लेकर, वो मेरे को फोन कर देते हैं तो अलग बात है। और राज्य कृषि की बातें तो अलग हो जाती है, लेकिन खेती की प्रोफेशनल बातों को लेकर मैंने कभी फोन नहीं किया उनको कि भाई क्या उत्पादन, फसल कट गई, फलाने का फोन आया, तुमने माल बेचा तो मेरा क्या रहा। मैंने कुछ नहीं सवाल किया, आज दिन तक ही नहीं किया। मेरे स्टाफ को भी मैं आज दिन तक ये नहीं पूछता हूँ कि क्या चीज आई, क्या चीज गई, किसमें खर्च किया, वो कहते सर ये पेमेंट करना लो कर देते हैं। कि माइंड एक जगह फोकस है पढ़ाई के अंदर, तो अब उसके अंदर हम इतने व्यवधान माइंड में लाएंगे तो काम नहीं हो पाएगा। सबका अपना डायरेक्शन माइंड, वो वाली एक पॉइंट होती है। मुद्दे पर लौटते हुए कि आज मेरी खेती में नुकसान होता है मुझे, तो मेरे को उस तरह से फर्क नहीं पड़ने वाला उस बात से। तो मेरे लिए एग्रीकल्चर एक प्रकार की हॉबी जैसा हो गया। क्या किसानों के लिए हॉबी है, मतलब आज अगर उनकी प्रोटेक्शन आप नहीं करोगे तो वो बर्बाद हो जाएंगे। तो क्या आपको ऐसा सिस्टम नहीं लाना चाहिए जिसमें उचित कीमत, और उचित कीमत का अर्थ क्या है? एक दिन तो मैंने आपको निवेदन किया कि जो कीमत मार्केट में तय होती है उचित है, मतलब जिसमें कोई हेरा फेरी ना हो, कुछ लोग कार्टेल बनाकर कीमत फिक्स नहीं किए हो, बहुत सारे लोग मिलकर कर रहे हो तो फेयर है। लेकिन ये फेयरनेस ऐसी भी हो सकती है कि नीचे बहुत जा सकती है। तो हमें थोड़ा सा किसानों के लिए समझना पड़ेगा कि उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या है, मतलब खेती की लागत क्या है, उतना तो उनको दे दें हम। इस संदर्भ में एमएसपी का रोल बता दो आप कि हम न सिर्फ लागत की सुरक्षा दे रहे हैं, बल्कि 50% उसके ऊपर ज्यादा दे रहे हैं। इससे किसान अपनी खेती के कार्य में संलग्न रह सकते हैं। खत्म हो गया टॉपिक। कितने नंबर काट देगा? तो अपने सवाल खुद बनाओ। ये जो आप कहते हो ना, भाई टेस्ट का तो है, होना चाहिए, अगर आपको बोल रखा है तो होना चाहिए कि भाई आपको अगर कह रखा है कि टेस्ट होंगे तो होना चाहिए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप अपना टेस्ट पेपर खुद भी बना सकते हो। वेट मत करो तब कि यहाँ नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँ, तो तब तक आप अपना टेस्ट पेपर तो बनाओ, अपना माइंड लगाओ, बस सवाल बना लो। आप, मैं पढ़ा के चला जाऊंगा आपको। अब मेरी कमी क्लास बची है, एक टॉपिक है, और अगले वीक आधी वीक में मैं खत्म कर दूंगा। तो आपका काम ये है कि इतने सारे टॉपिक्स में पुराने सवाल क्या आए हैं, नए क्या बन सकते हैं, फिर उन पर इंटेंसिव काम करना, मैटर करना, ये चीज़ कहाँ से कैसे कैसे आ सकती है। ज़्यादा क्लास करने का क्या फायदा है? आप उसको लेकर उस पर काम करो बस। अखबार पढ़ते रहो, मैं बार बार कहता हूँ, अखबार नहीं पढ़ोगे आप बहुत भारी परेशानी में गिर जाओगे। और अखबारों में आपको इंग्लिश वाला पढ़ना पड़ेगा, कोई इसका विकल्प नहीं है। मतलब आप समझने जैसी अंग्रेजी तो आपको लानी पड़ेगी। हम आपको लिखने के लिए नहीं बोल रहे, आपको बोलने के लिए नहीं बोल रहे कि अंग्रेजी में बोलो, लेकिन अंग्रेजी में समझ तो लो। मतलब अब इतना भी नहीं कर पाओगे यूपीएससी के स्तर पे, फिर आपको फायदा क्या है? इसकी तैयारी मत करो भाई, मतलब इससे कोई बेनिफिट नहीं है जब तक कि आप उसके अनुसार नहीं समझ पा रहे हो चीज़ों को।
कंटेंट के लिए कितना पिलर टू पोस्ट भागते रहोगे, वो आपको अखबारों से पकड़ना पड़ेगा। अब मैं कह दूं कि फलाना हिंदी का देख लो, हिंदी में भी अच्छे आते होंगे, लेकिन आप आपके मन में बहम बहम रह जाएगा, यार क्या पता ये चीज़ मेरे को नहीं मिल रही, क्या पता इसमें क्या आ रहा है, और कुछ एक्स्ट्रा तो हो ही जाता है। तो वो आप उठा के उनको अपना बढ़िया से एक नोटबुक बनाओ, मैं कटिंग काट के रख दो, जब समय मिले तब पढ़ लो, लेकिन वो करना पड़ेगा तो हो जाएगा। चलिए, एक मिनट देना। तो ये ठीक है, समझ आ गया। तो ये अनुपात की मैंने नीचे बताया, ज़्यादा होगा तो पूंजी की उत्पादकता कम, और ये अनुपात कम होगा तो पूंजी की उत्पादकता ज़्यादा होगी। पैराग्राफ चेंज करिए, ये नोट चल रहा था आपका, नोट खत्म हो गया है, अब आप पैराग्राफ बदल लो, थोड़ा स्पेस देके बदल लो या वैसे बदल लो। फोर इज टू वन, फोर भी है एक तरह से, जैसे हम सी को वाई से ऐसे डिवाइड किए तो वन और फोर, तो फोर अपॉन वन तो लिखना अजीब सा है, हम फोर भी लिख सकते हैं, चाहे तो फोर अपॉन वन भी लिख सकते हैं, लेकिन ये अजीब सा है, तो वन इम्प्लाइड है ना, मतलब केवल चार भी लिख सकते हो, तो ये चार ऐसे आया हुआ है, तो ये फोर इज टू वन ही चार है यहाँ पे, और 20 को आप डिवाइड करके ग्रोथ रेट निकाल रहे हो, इसको साइड में करोगे तो ये पूंजी की उत्पादकता बन जाएगी अपने आप ही। सी आर बनाना है, सी आर, सी आर की वैल्यू क्या है, फोर ही तो है, डिवाइड करके ऊपर फोर आ रहा है, ये सी आर है, ये बचत की दर है, और जैसे इसको यूँ कर दोगे तो ये पूंजी की उत्पादकता अपने आप बन जाएगी, इसको इधर करते ही 1/4, 4 का उल्टा दिखे बन जाएगा, 1/4, 5 है अगर इधर को इसको करोगे 1/5, यानी ये 4 मशीनें 1 जीडीपी, 5 मशीनें 1 जीडीपी, इसीलिए तो ये नीचे आ रहा है। मतलब अब आपको कारण समझ में आ गया होगा कि पूंजी निर्गत अनुपात से उल्टा संबंध क्यों है इसका, ये जितना बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू क्यों गिरेगी, क्योंकि ये जितना ज्यादा होगा उतनी इसको साइड में करने पर पूंजी की उत्पादकता उतनी कम आएगी, और मतलब बचत से ग्रोथ की कनेक्शन चल रही है इसके अंदर, थोड़ा और इसमें लेखन में समझाता हूँ आपको, तो यहाँ तक तो हो गया, ये 5% होगी, पैराग्राफ चेंज करिए। यदि पूंजी निर्गत अनुपात अपने स्तर पर बना रहे, अपने स्तर पर बना रहे, और इस देश को, इस देश को अपनी ग्रोथ रेट 5% के स्थान पर, 5% के स्थान पर 10% करनी हो, तो इसे अपनी बचत की दर, इस देश को अपनी ग्रोथ रेट 5% के स्थान पर, 5% के स्थान पर 10% करनी हो, तो इसे अपनी बचत की दर 40% करनी होगी। पूर्ण विराम लगाइए। इसी प्रकार कोमा लगाइए, किसी कारण से बचत की दर कम हो जाए, बचत की दर कम हो जाए, तो इस देश की ग्रोथ रेट भी, इस देश की ग्रोथ रेट भी, इसे लिखिए तदनुसार, यानी उसके अनुसार, तदनुसार, इंग्लिश में कहते हैं ना अकॉर्डिंगली, तो तदनुसार कम हो जाएगी, ग्रोथ रेट भी तदनुसार कम हो जाएगी। पूर्ण विराम लगाइए। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि, इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि एक देश की ग्रोथ रेट के निर्धारण में, एक देश की ग्रोथ रेट के निर्धारण में बचत की दर की, बचत की दर की निर्णायक भूमिका होती है, निर्णायक भूमिका होती है, निर्णायक कहते हैं ना इंग्लिश में डिसाइसिव,
डिसाइसिव भूमिका, निर्णायक भूमिका होती है। पूर्ण विराम लगा के ब्रैकेट में लिखिए यूपीएससी मेंस, यूपीएससी मेंस, पोस्ट तक बंद कर दीजिए। ये सवाल सोल्व हो गया था यहाँ पे। और क्या हमारे लेखन पे कोई फर्क पड़ा? लेखन पे जो चल रहा है वही चल रहा है, उसकी जो नेचुरल फ्लो है लेखन का उसको बाधित किए बगैर हमने सवाल को भी सोल्व कर दिया है। एक और सवाल सोल्व करेंगे ऐसे ही, पैराग्राफ चेंज करेंगे। कई बार कई बार कई बार कोमा लगाइए, किसी देश की बचत की दर, किसी देश की बचत की दर अच्छी होने के बावजूद, अच्छी होने के बावजूद ग्रोथ रेट का स्तर, ग्रोथ रेट का स्तर तदनुसार तदनुसार अच्छा नहीं होता है। पूर्ण विराम लगाइए। अन्य बातों के अलावा, अन्य बातों के अलावा कोमा लगाइए, इसका एक बड़ा कारण, अन्य बातों के अलावा इसका एक बड़ा कारण पूंजी निर्गत अनुपात का, का की जगह के कर दीजिए, पूंजी निर्गत अनुपात के उच्च स्तर का होना, अलावा ग्रोथ रेट का स्तर तदनुसार तदनुसार अच्छा नहीं होता है। पूर्ण विराम लगाइए। अन्य बातों के अलावा, अन्य बातों के अलावा कोमा लगाइए, इसका एक बड़ा कारण, अन्य बातों के अलावा इसका एक बड़ा कारण पूंजी निर्गत अनुपात का की जगह के कर दीजिए, पूंजी निर्गत अनुपात के उच्च स्तर का होना होता है। पूंजी निर्गत अनुपात के उच्च स्तर का होना होता है। पूर्ण विराम लगाइए। ब्रैकेट में लिखिए यूपीएससी पीटी एंड मेंस, यूपीएससी पीटी एंड मेंस। अब लेटेस्ट में मुझे लगता है 19 का पीटी 20 का पीटी देखोगे आप। और इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य क्या है, मैंने एक टेस्ट पेपर बनाया और उसमें ये सवाल डाला ऐसे ही मैंने अपनी माइंड से, और वो जब वो टेस्ट पेपर बनाया उसके अगले साल में ये सवाल एज इट इज फॉर्मेट में आ गया। केवल ऑप्शंस भी काफी मिल रहे थे, आंसर तो सेम ही होना था क्योंकि वो तो मैं बनाऊं चाहे कोई बनाए, इसका उत्तर तो जो आना था वही आना था, बाकी ऑप्शंस भी मैच खा रहे थे। और मैंने सवाल सिंपल सा ये पूछा पीटी की क्लास लेके कि बच्चे को समझ कितना आया कि सेविंग रेट अच्छे होने के बावजूद ग्रोथ रेट अच्छी नहीं हो पाती, निम्न में से इसका क्या कारण हो सकता है। उसमें मैंने आई कोर का उच्च स्तर डाला था और यूपीएससी ने भी वही डाला था। सवाल एजिटिस था उनका और हमारा। 2016 की एक पीटी में भी ऐसे वाक्य हुआ। मैंने 50 आइटम का टेस्ट लिया, उसमें बीईपीएस पे क्वेश्चन दिया था, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, आपको पढ़ाया था टैक्स अवॉइडेंस के केस। मैंने तो ऐसे डाला, मैंने कहा चलो ये इसका रिलेशन किससे, ये पूछेंगे बच्चों से, पता लगा एजिटिस आ गया। बीईपीएस का संबंध किससे है। इसका मतलब इसमें मेरी खासियत नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको रेंज माइंड में बनानी पड़ेगी कि सवाल कहाँ कहाँ कैसे बन सकते हैं, बस इतना ही तो करना है। एक बच्चा जो आईएएस की तैयारी करेगा उसको पता नहीं होना चाहिए कि ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ को कौन से कारक तय करते हैं। इतना भी जिसको नहीं पता है तो तैयारी का मतलब नहीं रहता फिर उसका कोई। मनी मल्टीप्लायर में कई समय से पढ़ा रहा, वो यूपीएससी पूछने लग गया उनको, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है मनी मल्टीप्लायर का, जो मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने उसको छोड़ा नहीं। मतलब हम बच्चों को देखकर नहीं पढ़ाते भाई कि सामने कौन है, सामने कौन है उसमें थोड़ी आसानी ला सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। टॉपिक को थोड़ी खा सकते हैं। टीओटी मॉडल पढ़ाना था तो पढ़ाया आपको, अब आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा है, हमें मतलब हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की, लेकिन एक नियत समय पर ही तो कोर्स हमें करना होता है। और स्लो पढ़ाने की मेरी आदत है, भगाने की आदत नहीं है, स्लो पढ़ाता हूँ। लोग इससे नाराज भी हो जाते हैं, जैसे भी बोर हो जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ने के लिए नहीं आए हुए होते तो बोर ही होंगे, और ज्ञान के लिए आए होंगे तो उनको सीखने में मजा आएगा एक एक चीज के लिए। विषय ने स्लो बनाया ना, मतलब विषय की नेचर ऐसी है, बाकी क्या है। तो यहाँ पर यूपीएससी ने ये पूछा कि सेविंग रेट ज्यादा होने के बावजूद भी ग्रोथ क्यों नहीं, तो इसका उत्तर भी आपको ये फॉर्मूला ही देगा जो आपने सीख लिया आज की क्लास में, ये वाला। अब सेविंग बहुत अच्छी कर लो, करके देख लेते हैं भाई, 40% 20% सेविंग है, 25 कर लो मान लो, लेकिन ये 5 हो गया 4 की जगह, फिर तो आप क्यों नहीं रहे। मतलब सेविंग से मशीन निवेश करके मशीन ले आओगे और मशीनों से उत्पादन होगा, लेकिन कई बार नहीं हो पाता है, मशीन होने के बावजूद भी नहीं हो पाता है, क्योंकि मशीन अकेली क्या कर सकती है। मान लो पावर नहीं है, सड़कें नहीं है, बंदरगाह नहीं है, आप मशीन लाके खड़ी कर दो उसको। एक व्यक्ति की कुशलता, आपकी कुशलता आपके समाज पर भी डिपेंड करती है, आपकी कुशलता आपके दोस्तों पर भी डिपेंड करती है, आपकी कुशलता आपके लैपटॉप और आईपैड पे भी डिपेंड करती है। स्मार्टफोन किस तरह का यूज कर रहे हैं, अब आप कोई चीज करते हो अटक जाता है, हैंग हो जाता है, आप पढ़ने के मूड में हो, कोई दोस्त आके बेल बजा देता है, अरे यार मन नहीं लग रहा था तुमसे मिलने आ गए, अरे तुम्हारा मन नहीं लग रहा मेरे को बीच में डिस्टर्ब कर रहे। जो हम कहते हैं ना मैं करता हूँ मैं करता हूँ, ये गलत सोच है। तो हमारा जो परिवेश है वो भी आपको डिटरमिन करता है। तो केवल मशीनों से ही उत्पादन नहीं होता, कॉम्प्लीमेंटरिटी का संबंध है, पूरकता का संबंध है। आप इंटरव्यू देने जाओगे, आपकी जो पोशाक होगी उससे बड़ा एग्जाम्पल दुनिया में मेरे को नहीं लगता कि पूरकता को दिखाता हो, और सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं पाएगा आपको। आपने सूट पहना, फिर टाई लगानी पड़ेगी, टाई लगाती सूट की भी महिमा बढ़ जाएगी और सूट के साथ टाई की महिमा बढ़ जाएगी। फिर आपने बढ़िया से पॉलिश ब्लैक कलर के शूज पहने हुए, तो वो पूरी ड्रेसअप को मतलब बढ़िया बना रहे हैं। फिर आपने रिस्ट वॉच पहना हुआ है, हर एक चीज आपको एक बड़ा पर्सनलिटी के रूप में उभार रही है, और वो सारी चीजें मिलकर उस चीज को कर रही है। अब आपने सूट पहना, टाई नहीं लगाई, टाई लगाई लेकिन आपने मतलब नॉर्मल पैंट शर्ट पहन के चले गए, तो मतलब अजीब सा हो गया। नीचे शूज पहनने की जगह स्लीपर में पहुंच गए, मतलब यहाँ पे टाई लगा रही स्लीपर में चले।
आपने प्रतिस्थापन किया ना कि जूते की जगह स्लीपर का प्रतिस्थापन कर दिया। प्रतिस्थापन करना ही नहीं था, वो तो सब पूरकता में चल रहे हैं। कुल मिला के टाई की उत्पादकता आपकी सूट पर डिपेंड करती है, न कि सिर्फ टाई के ऊपर। बहुत कुछ कह रहा हूँ मैं, बहुत कुछ। आप कितना समझ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत कुछ कह रहा हूँ। तो यहाँ पर वही है कि मशीनों की भी एक वातावरण होती है। सबसे ज्यादा जो मशीनों को इंपैक्ट करता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं है तो आपकी मशीनें उतना उत्पादन नहीं दे पाएगी, तो आपके देश में आई कोर या सीओआर का स्तर बढ़ जाएगा। अब आप चाहे बचत करो, मशीनें लाओ, लेकिन ग्रोथ नहीं आ पाएगी, क्योंकि मशीनें उतना उत्पादन नहीं दे पा रही। किसकी वजह से? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से। अब मैं सवाल बता देता हूँ आपको। पीटी में तो 18, 19 या 20 में आया था कि सेविंग रेट ज्यादा होते हुए भी ग्रोथ कम क्यों हो सकती है। और 2012 के मेंस में, अच्छा नया मेंस 13 में स्टार्ट हुआ, 2012 तक 2 पेपर होते थे जीएस के, उसमें जीएस फर्स्ट में पूछा गया है कि सवाल क्या था, भारत में बचत की दर अच्छी होते हुए भी भारत में ग्रोथ रेट अच्छी क्यों नहीं है। इसका उत्तर जाना था, इसी बात की तहत कि भारत का आई कोर ज्यादा है। और आई कोर ज्यादा होने का कारण बताने में आप ये बता सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है और गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज हैं, कुशल श्रमिकों की कमी, इस तरह के पॉइंट्स। लेकिन ज्यादा आपको फोकस करना है मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, जिसकी वजह से आई कोर ज्यादा है और हम उतनी बचत की दर जितनी है उसका फायदा नहीं उठा पा रहे। ये 2012 के मेंस में आया था। तो आपके वो पुराने सवाल भी मैंने सोल्व करा दिए और समझा भी दिया। आगे क्या सवाल बनेगा ये भी आप अपना दिमाग चला सकते हो इसको लेकर, और पीटी में भी आएगा तो आप आराम से इसको कर सकते हो। ये मॉडल है, ये मॉडल खत्म हो गया, लेकिन हमें इसको भारत के लिए थोड़ा सा और ढंग से पढ़ना है। तो भारत के लिए प्रासंगिकता इसकी कितनी है, तो आप इसके नीचे छोटा सा हेडिंग लगाइए, भारत के लिए प्रासंगिकता। देखिए कई लोगों के अनुसार भारत के लिए यह मॉडल, भारत के लिए यह मॉडल अधिक प्रासंगिक नहीं है। लेखन को समझें, क्या ये लिखा है कि प्रासंगिक नहीं है? क्या लिखा है? अधिक प्रासंगिक नहीं है। तो वहां पे सोच समझ के लिखना, वहां लिख दिया प्रासंगिक नहीं, जीरो टिका देगा शुरू में। तो इसमें लिखा है कि अधिक प्रासंगिक नहीं है। इस संदर्भ में निम्न बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। उनको भी तो सुनेंगे हम कि जो कहने वाले हैं वो क्यों बोल रहे हैं ये बात। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग असंगठित है, अनऑर्गेनाइज्ड है। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग असंगठित है, पूर्ण विराम लगाइए। ऐसी स्थिति में पूंजी निर्गत अनुपात, कोमा बचत की दर आदि का सही आकलन नहीं हो पाता है। तो जो कुछ लोग जो भी कह रहे हैं कि लेस रेलेवेंट, ऐसी स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग असंगठित है, अनऑर्गेनाइज्ड है। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग असंगठित है, पूर्ण विराम लगाइए। ऐसी स्थिति में पूंजी निर्गत अनुपात, कोमा बचत की दर आदि का सही आकलन नहीं हो पाता है। तो जो कुछ लोग जो भी कह रहे हैं कि लेस रेलिवेंट है, उनका एक आर्ग्यूमेंट ये है कि आप मैथमेटिकल टाइप का ज़्यादा है, इसमें रेटें निकालनी पड़ेगी, रेशियो निकालने पड़ेंगे, तो रिपोर्टिंग प्रॉपर हो नहीं पाती है। देश में उत्पादन की वास्तविक स्थिति क्या है, सारा रिपोर्ट नहीं हो पाता है। संगठित क्षेत्र की रिपोर्टिंग नहीं हो पाती प्रॉपर, अनुमानों पर उसकी वैल्यूएशन होती है कि इसमें लगभग इतना हो गया होगा जैसे, तो उससे फिर सही निष्कर्ष नहीं आ पाएंगे। तो एक आर्ग्यूमेंट ये है कि असंगठित क्षेत्र की प्रधानता है भारत में, तो फिर ये मैथमेटिकल डेरिवेशन प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, देखिए यह मॉडल देखिए उपभोक्ता वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तुओं की अनदेखी करता है, वस्तुओं की अनदेखी मतलब इग्नोर करता है, अनदेखी करता है और पूंजीगत वस्तुओं पर, पूंजीगत वस्तुओं पर जोर देता है। पूर्ण विराम लगे। इस प्रकार ये मॉडल ऐसे लिखिए, स्फीतिक इन्फ्लेशनरी स्फीतिक है। फिर चेंज करिए। हाल ही में देखा जा रहा है कि, हाल ही में ये देखा जा रहा है कि, हाल ही में ये देखा जा रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति के उच्च स्तर के कारण
बचत की दर पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। बचत की दर पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। पूर्णविराम लगाइए, फिर लिखिए स्थैतिक कीमतों, स्थैतिक कीमतों, पूर्णविराम, पूर्णविराम लगाइए, फिर लिखिए स्थैतिक कीमतों, बचत की दर पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। बचत की दर पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। पूर्णविराम लगाइए, फिर लिखिए स्थैतिक कीमतों, स्थैतिक कीमतों की मान्यता के कारण, स्थैतिक कीमतों की मान्यता के कारण यह मॉडल इस तरह के प्रभावों को ध्यान में नहीं रखता है, इस तरह के प्रभावों को ध्यान में नहीं रखता है, इस तरह के प्रभावों को ध्यान में नहीं रखता है। पूर्णविराम लगा दें। मैंने पहले आपको निवेदन किया कि मॉडल कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी वेराइटीज हैं, इसमें मान्यताएं हैं। जीएस के लिहाज से बच्चे को यह समझाना इंपॉर्टेंट है कि वो सेविंग की भूमिका समझ ले एक फॉर्मूले में, और इस बात को भी समझ ले कि सेविंग रेट अच्छी होने पर भी क्या दिक्कत आ सकती है, जिससे ग्रोथ हमें नहीं मिल सकती जो हम चाहते हैं। तो 1/CR टाइप की जो बात है, या S/CR बोलो आप, तो वो बच्चे को समझ आनी चाहिए क्लास के अंदर। सूत्र नहीं लिखना है, सूत्र को दिमाग में रखना है, लेखन करना, बिना सूत्र लिखे भी लेखन हो जाएगा। आप ऐसे समझा दो कि बचत की दर नहीं होगी, बचतें नहीं होगी, तो निवेश के लिए आवश्यक संसाधन नहीं जुट पाएंगे। जब निवेश के लिए आवश्यक संसाधन नहीं जुट पाएंगे तो पूंजी निर्माण का स्तर नीचे चला जाएगा, या पूंजी निर्माण नहीं हो पाएगा। पूंजी निर्माण नहीं होने से या उसकी कमी से उत्पादकता कम हो जाएगी, जो घूमते हुए जीडीपी को कम करेगी। इस प्रकार हम एक अच्छी ग्रोथ रेट पर नहीं टिक पाएंगे और नहीं उसे हासिल कर पाएंगे। तो फिर एक गोला बना दो, जो मैंने बताया था आपको। जरूरी है कि जिस अंदाज से मैं लिखा रहा हूँ वही अंदाज एक फाइनल है। किसी न किसी को कोई ना कोई अंदाज अपनाना पड़ता है ना। तो आप टीचर होते तो आप भी कोई तरीके से पढ़ाते, वो आपका अंदाज हो जाता है कि आप उसको कैसे समझ रहे हो, वैसे आप रख रहे हो उसे। तो आप इसे बंधो मत किसी चीज में कि यही फॉर्मेट होता है, ये सर ने बताया यही फॉर्मेट है। इसमें मैं फॉर्मेट नहीं करवाता हूँ क्लास के अंदर। ये जबरदस्ती के वन लाइनर सवाल देखिए पटांग ढंग से फॉर्मेट बनाना, इसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। लेकिन कुछ आइडिया तो है नहीं फॉर्मेटिंग की। मेरे को बहुत घृणा होती है इस तरह के कामों से। सिंपल सी बात ये, लोकप्रिय नीतियों से मेरे को घृणा है। टीचर लोकप्रियता को कभी ध्यान नहीं रखता है, तभी वो सही शिक्षक हो सकता है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं चल सकती। इफ यू वांट टू बिकम पॉपुलर यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको समझौते करने पड़ेंगे। आप उस व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं हो सकते जिसके लिए आप लोकप्रिय बनना चाह रहे हो। उसको तो आप डांट फटकार करके उसके हिसाब से और तरीकों से पढ़ाओगे जो एक आइडियल फॉर्मेट। इसलिए मैं कभी इस बात को पसंद नहीं करता कि आंसर इस फॉर्मेट में जाएगा। अरे आपको तरीके बताता हूँ कि ये प्रश्न इसके संदर्भ को ऊपर लाओ। कोई भी सवाल इस दुनिया का बिना संदर्भ के बना। किसी टॉपिक को आपको पढ़ाया जा रहा है, इसके संदर्भ क्या है? आपने कभी सोचा कि आपका सिलेबस ऐसा क्यों है? जिस दिन आप ये सोच लोगे उस दिन आपको कल आ जाएगी। फिर आपको किसी की दर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मेरी कॉपी कौन जांचेगा। आपको कुछ सचवाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कंटेंट की जरूरत पड़ेगी कि मेरे को प्रस्तावना में कंटेंट, खुद के मालिक हो जाओगे। जिसको लॉर्ड बुद्धा कहते हैं आत्मदीपो भव, बी लाइट अनटू थायसेल्फ। तो वो चीज सीख लो आप। इतने सारे क्लास आपको पढ़ाया, आपको आ जानी चाहिए अभी तक कि कैसे सर चल रहे हैं क्लास के अंदर। और परीक्षित है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे अंदाज लगा रहा हूँ, परीक्षित है, लोगों ने स्कोर प्राप्त किया है। तो इसको दोहराओ घर जाके, ऐसे वैसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, 10 एंगल से लिखो इसको। फिर आप देखो, फिर आपको किसी भी एंगल से यूपीएससी पूछे सेकंड लगेंगे वहाँ पे, ऐसे राइटिंग हो जाएगी आपकी। सोचना ही नहीं पड़ेगा किसी सवाल में। अब यहाँ क्या है कि मैंने आपको निवेदन किया कि मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स है। इस मॉडल में एक और खास बात मैं बताता हूँ आपको। मशीनें आ रही है, निवेश कर रहे हो, मशीनें आ रही है। ये मॉडल एक कॉम्प्लेक्स वैरायटी में पॉपुलेशन की ग्रोथ को मैच कराता है। अगर आपकी मशीनें 5% से बढ़ रही है तो पॉपुलेशन भी 5% से बढ़नी चाहिए, क्योंकि मशीन को चलाएगा तो आदमी। इसको वो मॉडल में कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, ये पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है। और पॉपुलेशन में होमोजीनियस मान लेता है, ये मान के चलता है कि सबको लेबर स्किल है, मतलब वो लेबर स्किल को मान्यता लेकर फिर बताता है। और उसके बीच में भी एक अनुपात बनाता है, 4 मशीन 1 लेबर या 3 मशीन 1 लेबर। अब आपने 3 मशीन लगाई, 1 लेबर था, अब 3 और लेके आए, अब 1 लेबर नहीं है, तो फिर एक्सेसिव कैपेसिटी इकोनॉमी के अंदर रही कि नहीं रही? मतलब रिजर्व कैपेसिटी हो जाएगी, पूरा इस्तेमाल नहीं होगा, फिर उसी समस्या में फंस गए। मतलब इसके एडवांस फॉर्मेट बता रहा हूँ। एक एडवांस फॉर्मेट में पॉपुलेशन ग्रोथ को भी वो नॉर्मल ग्रोथ से लिंक करता है। अब अगर आप सोचो कि दुनिया में माइग्रेशन ना हो, राष्ट्रों के बीच में इस तरह की प्रॉब्लम आए, कई राष्ट्र डूब जाएंगे ऐसे ही, क्योंकि उनको लेबर नहीं मिलेगा जो मशीनों की संचालन कर सकता है। अब इसका मतलब आपकी ग्रोथ भी डाउन हो जाएगी, जबकि बचत की दर है, निवेश है, सीआर भी कम है, लेकिन पॉपुलेशन नहीं है। इसकी अलग अलग वेराइटीज है, उतना आपको इसके अंदर नहीं न तो पढ़ाई जा सकता है न उसकी प्रासंगिकता है। तो मैंने उस हिसाब से पढ़ाया, उसके लिए निश्चिंत रहो। अब इसमें ये मॉडल क्या करता है कि स्टैटिक प्राइस मॉडल, स्टैटिक कीमतों को मानते नहीं है, कीमतें जहां है वही है। लेकिन आप ये सोचो मशीन का उत्पादन करोगे, ये मॉडल मशीनों पे फोकस करता है, तो उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो जाएगी। उपभोक्ता वस्तु किसको कहते हैं? खाद्यान्न, दाल वगैरह, इस तरह की चीजें जो हम यूज करते हैं, उन पे आप ध्यान नहीं दोगे तो उनकी कमी हो जाएगी। कमी होने से इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन आएगा तो हमारा बचत कम हो जाएगी, क्योंकि हम उनको खरीदने में लगा देंगे पैसा। तो इन्फ्लेशन बचत की दर पे क्या असर डालता है, ये मॉडल इस बात को इसमें ध्यान में नहीं रखता, क्योंकि मॉडल खुद क्या है, स्थैतिक कीमतों का आधार बनाता है। कीमत जहाँ पे वहीं रह रही है, आगे नहीं बढ़ रही, इसी मान्यता पे ये चल रहा है। क्या भारत में कीमतें स्थैतिक है? बढ़ रही है। तो मैंने वर्तमान की चीज इसमें डाली यहाँ पे कि अभी में क्या देखा जा रहा है इंडिया के अंदर, यही समस्या देखी जा रही है। दो चीजें हमारे बैंकों को प्रॉब्लम में पैदा कर रही है। एक तो शेयर मार्केट का बढ़ना, तो गवर्नर मोदी बार-बार कह रहे हैं कि एफडी आकर्षित करो भाई, और लोग एफडी उड़ा के म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। और दूसरा ये इन्फ्लेशन, तो हम अपने सामान खरीदें कि बैंक में पैसा जमा कराएं, ये समस्या चल रही है ना इस समय। तो 2 पॉइंट मिल गए। तीसरा लिखिए, भारत जैसे राष्ट्रों में बचत की दर को आवश्यकता अनुसार समायोजित करना
कठिन होता है। अब आप सोचो, एक सूत्र चल रहा है, मतलब ऐसे कौन से है? अब ग्रोथ कम है, आपको भी पता लग रहा है कि बचत की दर बढ़ा सकने से हो जाएगा, तो ये कोई बिजली का बटन थोड़ी है कि आपने दबाया और पंखा चालू हो जाएगा। मंत्री जी पूछ रहे हैं सचिव जी से कि ऐसे कठिन होता है। मंत्री जी पूछ रहे हैं सचिव जी से कि आप बताओ हमारे देश में ग्रोथ क्या चल रही है, कि सर क्या बताएं बहुत कम है। ये हेयर डोमर मॉडल तो मेरा भी पढ़ा हुआ है। मंत्री जी कह रहे, बोले बचत की दर कितनी है, कि सर इतनी है, कि बढ़ा दो इसको। अरे सर मैथमेटिकल जो सूत्र आपने पढ़ा वैसी दुनिया थोड़ी चल रही है। 50 साल में इंडिया में लोवेस्ट चल रहा सेविंग रेट फाइनेंशियल वाला पढ़ा होगा आपने। जो वित्तीय बचत में, बता दे रहा हूँ, यूपीएससी पूछता है पीटी में, सोने का आइटम खरीदा, वित्तीय बचत नहीं है, भौतिक है। करेंसी पड़ी हुई है, कैश पड़ा हुआ है, बैंक में एफडी है, शेयर पड़े हुए हैं, बॉन्ड पड़े हुए हैं, डिबेंचर पड़े हुए हैं, एलआईसी की बॉन्ड वगैरह पड़ी हुई है, ये सब क्या है? वित्तीय बचत। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा पड़ा हुआ है, ये सब जितने भी हैं वित्तीय बचत है। घर है, स्कूटर है, गाड़ी है, बंगला है, गोल्ड की ज्वेलरी है, सोने की ईंट है, कुछ भी है आपके पास, ये सब क्या है? फिजिकल। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये पूछा है इस बार की पीटी में। ईटीएफ उन्होंने 3-4 दिए थे, इसमें वित्तीय कौन से इस तरह के? ईटीएफ मैंने पढ़ाया, ये सब क्या है? वित्तीय बचत है ना आपकी। ईटीएफ भौतिक में देखा है क्या आपने? म्यूचुअल फंड भौतिक में देखा है? अगली बार म्यूचुअल फंड पूछ लेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, वित्तीय बचत ही तो मूव करती है, भौतिक काम मूव करती है। आपने कोई सोने की चीज पहनी तो वो आप तक ही है ना, मतलब। लेकिन वित्तीय में क्या होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इन्वेस्टेबल जो सेविंग है, जिसकी वाकई में इन्वेस्ट हो सकती है, वो वित्तीय बचतें होती है। नहीं तो आप तो इन्वेस्टर हो नहीं, आप तो सेवर हो। अब आपकी सेविंग को इन्वेस्ट कौन करेगा? जब वो पैसा उस तक जाएगा, जाएगा किसमें? फाइनेंशियल सिस्टम में। कोई फाइनेंशियल टूल होना चाहिए जिससे पैसे की लेन देन होती है, वो वाली सिस्टम में जाओगे तब वो इन्वेस्टमेंट होगा। या फिर आप खुद करो, आप ही ने बचत की, आप ही इन्वेस्ट करो। जैसे कि कोई कंपनी पैसा कमाती है फिर वही लगा देती है। लेकिन भारत में तो परिवार लोग सबसे ज्यादा बचत करते हैं, इनमें रिस्क उठाने की कैपेसिटी नहीं है, वो बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस करने वाला ही करेगा। तो बचत ऐसी होनी चाहिए जो वो बिजनेसमैन तक चली जाए, और ये जाएगी फाइनेंशियल सिस्टम के द्वारा। तो एक समस्या ये है कि ग्रोथ का सूत्र, जैसे आपको कोई, आप किसी से पूछते हो कि मैं यूपीएससी कैसे पास करूं, तो उसके लिए कोई बड़ी गणित थोड़ी है। सामने वाला कहेगा भाई पुराने पेपर लेके आओ, प्रोफेशनल ढंग से पढ़ाई करो, स्मार्ट वर्क करो, और एकाग्र होकर काम करो, ध्यान भंग नहीं होना चाहिए, फोकस होकर पढ़ाई करो। 10 पॉइंट के अंदर समझ आएगा यूपीएससी कैसे टॉप किया जाता है, ये बात है। लेकिन क्या हम कर पाते हैं हम? तो गीता में भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन बिल्कुल हताश हो जाता है। वो कहते हैं तू तेरे मन को बांध, वो कह रहे हैं कि हवा को बांधना और मन को बांधना बराबर है, मैं कैसे करूं इसको, कैसे मेरी, मैं कैसे उस ज्ञान को प्राप्त करूं? तो सूत्र तो सरल ही होता है, महात्मा बुद्ध ने कहा अज्ञानता को दूर कर लो, मुक्त हो जाओगे। तो पहले तो ये पता लगे कि ज्ञान सही क्या है, और दूसरा ये पता लगे कि अज्ञानता क्या है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ज्ञान को दे रहा हूँ, लेकिन अज्ञानता भी तो हो सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि एक अध्यापक न सिर्फ ज्ञान देता है बल्कि अज्ञानता को भी दूर करता है। तो सूत्र सरल होते हैं लेकिन लागू नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से हम भारत में गरीबी, यूं भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बट विषमता बहुत ज्यादा है ना, वो कंसंट्रेटेड है कुछ लोगों के हाथों में, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो कितने पॉइंट्स हो गए? चौथा लिखिए। देखिए, भारत की समस्त बेरोजगारी को, भारत की समस्त बेरोजगारी को केवल पूंजीगत विकास द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। केवल पूंजीगत विकास द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है, या समाप्त नहीं किया जा सकता। हेरोडोमर मॉडल तो कह रहा मशीन लाते रहो, लेकिन मशीन पे हर आदमी एडजस्ट तो नहीं हो पाएगा, हमारे यहाँ पे कुशलताओं की कमी है। तो हम कुशलता विकास पर भी ध्यान दें तो इस मॉडल में आ नहीं रहा कहीं पे। अच्छा, ग्रोथ का कोई भी मॉडल, क्या आपको नहीं लगता कि वो इंप्लॉयमेंट से जुड़ा होना चाहिए? ग्रोथ से विदाउट इंप्लॉयमेंट क्या सस्टेनेबल हो सकती है? नहीं। फिर आप चेंज करिए, उपयुक्त के बावजूद, कोमा लगाइए, उपयुक्त के बावजूद कोमा, इस मॉडल को पूर्ण रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है, मतलब रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, पूर्ण रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है। फिर आप चेंज करिए, भारत में इसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में, भारत में इसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था, और वर्तमान में भी, और वर्तमान में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। भारत में कर छूटों, कर छूटों आदि के माध्यम से बचत की दर को, कर छूटों आदि के माध्यम से बचत की दर को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। पैराग्राफ चेंज करें, यह मॉडल देखने को मिलता है। भारत में कर छूटों, कर छूटों आदि के माध्यम से बचत की दर को, कर छूटों आदि के माध्यम से बचत की दर को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। पैराग्राफ चेंज करें, यह मॉडल
देश के आर्थिक विकास में विकास में बचतों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। पूर्ण विराम। इसको हम कहते हैं आलोचनात्मक लेखन। के अर्थ बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। पैराग्राफ चेंज करें। बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। पैराग्राफ चेंज करें। यह मॉडल देश के आर्थिक विकास में बचतों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। पूर्ण विराम। इसको हम कहते हैं आलोचनात्मक लेखन। क्या इसमें हमने सिर्फ बुराई करी इसकी? मतलब लास्ट में भी तो कहा है, मतलब तो कहीं ना कहीं आज सेविंग रेट कम हो जाती है हमारी, तो हम चिंता में आ जाते हैं। आदरणीय गवर्नर महोदय, उनके वक्तव्यों को पकड़ो, आप अखबार पढ़ो, मैं आपको बार बार ये कहता हूँ, उसी से मालूम चले। आर्थिक सर्वेक्षण जो भी आता है हर साल, उसमें भी पहले चैप्टर के अंदर ये सेविंग इन्वेस्टमेंट इनका लेखन होता है। अगर इनका महत्व नहीं होता तो इनके बारे में सर्वे में क्यों लिखा जाता? और ये बात किसी किताब से नहीं आएगी, वैसे भी आपको समझ में आ रही है कि बचत के बिना निवेश कैसे होगा और निवेश के बिना पूंजी निर्माण कैसे होगा। ये एक अलग बात है कि हम पूरे देश की ग्रोथ को इसके ऊपर निर्भर नहीं बना सकते कि केवल एक ही ढंग से चले। हम दूसरी चीजों को भी आधार बना सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स वगैरह पे भी फोकस कर सकते हैं। बस ये चेंज ला सकते हैं इस मॉडल को साथ में रखते हुए, और हम कुशलता विकास पर भी ध्यान दे दें। जो हमारे देश के मजदूर वर्ग हैं उनको ट्रेनिंग देना, ये सारी चीजें, फिर इस मॉडल को आगे बढ़ाना, तो हमें वो लक्ष्य मिल जाएंगे। तो ये मॉडल कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।